नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो हम पाठ दाज्यू पढ़ रहे थे। लेखक है शेखर जोशी। तो मदन नाम का एक लड़का जो एक छोटे से शहर में नौकरी के लिए आता है। घर की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार का ये लड़का है, 9-10 साल की उम्र है। तो अपने परिवार की मदद करने के लिए, अपने परिवार की सहायता करने के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव सब छोड़कर वह दूर एक शहर में वह नौकरी के लिए आता है। और वहाँ पर एक छोटे से कैफ़े में, होटल में वह वेटर मतलब नौकर का वह काम करता है। जब भी कोई ग्राहक आता है तो ऑर्डर लेने का काम, फिर उनको जो भी चाय नाश्ता जो भी चाहिए वह देने का काम ये करता है। बहुत ही छोटा सा बच्चा है, बहुत ही सुंदर है और एकदम चंचल है। अब जगदीश बाबू नाम के एक व्यक्ति, एक युवक, नौजवान, वह भी अपना गांव छोड़कर शहर में नौकरी के लिए आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से थे। तो जगदीश बाबू ने भी नौकरी के लिए अपना गांव छोड़ा था, अपने परिवार को छोड़ा था और वह भी इस नगर में, इस शहर में नौकरी के लिए आते हैं। शहर में उनका कोई जाना पहचाना नहीं था। सारा शहर उसके लिए अनजान था, सारा शहर उसके लिए ये अनजाना था। अब जगदीश बाबू वह नाश्ते के लिए, चाय के लिए वह होटल में जाते हैं। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करते हैं और बैठते हैं, टेबल पर के पास में जो कुर्सी, वहाँ पर वह बैठते हैं तो तुरंत ही ये लड़का वह उसके सामने हाजिर हो जाता है। वह कुछ बोलता नहीं। अब जगदीश बाबू चाय का ऑर्डर देते हैं, तुरंत ही वह चाय लेकर वह आ जाता है। अब जगदीश बाबू, उनकी आवाज़ से जगदीश बाबू को लगा कि ये इसकी आवाज़ जानी पहचानी सी है। उनको लगा कि ये लड़का शायद मेरे आसपास के इलाके का लगता है। तो जानने के लिए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बताया मदन है। कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। कहा कि मैं पहाड़ का हूँ। कौन सा पहाड़? तो फिर उसने कहा कि अल्मोड़ा का। तो अल्मोड़ा में जो है कौन सा गांव? तो फिर उसने गांव का नाम थोड़ा अलग था, तो कहा कि डोटिया लगो। तो जगदीश बाबू ने, जब उसने कहा डोटिया लगो, गांव का नाम बताया, तो जगदीश बाबू एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिस गांव के जगदीश बाबू थे उसके बिल्कुल पास वाले गांव का ये लड़का था, मदन। तो फिर बताया, बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। तो अकेले थे और यहाँ पर शहर उसके लिए पूरा नया था। तो उसको लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गांव का नहीं, लेकिन मेरे पास वाले गांव का कोई तो है। भले ही वह नौकर है, सामान्य है, छोटा लड़का है, लेकिन कोई तो है। वह एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने मदन को बताया कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे पास वाले गांव का हूँ। तो जब मदन ने ये सुना तो वह भी एकदम खुश हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया और अपने भूतकाल में वह चला जाता है। उसे याद आता है अपना गांव, पहाड़ियाँ, नदी, अपनी माँ, बाबा, अपनी दीदी, अपनी छोटी बहन जिसका नाम भूली, दाजू, बड़ा भाई, ये सब उसे याद आते हैं। अब मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो मदन को जगदीश बाबू के भीतर अपने बड़े भाई का चेहरा वह दिखाई देता। उसे लगता है कि जगदीश बाबू मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उसका चेहरा देखकर उसे लगा कि जगदीश बाबू किसके जैसे मतलब उसको लगते हैं। तो एक एक करके वह याद करता है कि माँ के जैसे नहीं, बाबा के जैसे नहीं, दीदी के जैसे नहीं,
को दाजू बड़ा भाई। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। जय हिंद मतलब जय हिंद। तो 2-4 दिनों में ये जो अजनबीपन था दोनों के बीच वह एकदम दूर हो गया और एकदम जाने पहचाने बन गए। पूरी तरह से जो है दोनों में जान पहचान हो जाती है। और जैसे ही अब जगदीश बाबू आते हैं तो तुरंत ही मदन कहीं पर भी होता है वह वहाँ से वह चिल्लाता है, कहता है दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यू पड़ेगा? यू मतलब हिम, बर्फ। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बोई की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। तो जैसे ही जगदीश बाबू आते तुरंत ही उसके पास वह पहुँच जाता, कहता दाजू आज तो बहुत ठंड है, क्या यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ेगी? कल तो आपने बहुत ही कम खाना खाया था। और तभी कोई दूर से कोई आता और बोई, इसे सब वहाँ पर बोई कहते थे, नाम से कोई पुकारता नहीं था। तो वह तुरंत ही जो है उसका ऑर्डर लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? दूसरे का ऑर्डर लेकर वह जाते जाते जगदीश बाबू के पास आता और कहता कि दाजू कोई चीज़ आपको चाहिए? तो जगदीश बाबू कहते पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो वह तुरंत ही जगदीश बाबू के प्रश्न का मतलब वह जो भी मांगते वह इतना तेजी से जो है वह कहता, आतुरता से, लगन से, कि बहुत दिनों के बाद माँ अपने बेटे से मिलती है और जैसे माँ अपने बेटे को चूमती है उसी तरह जो है जगदीश बाबू के प्रश्न का वह जवाब देता। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। 15-20 दिन होते हैं तो धीरे धीरे जगदीश बाबू का एकाकीपन वह दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। तो अब सारा शहर उसका जान पहचाना हो जाता है। बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं शहर में। पहले नए थे, कोई दोस्त नहीं था, कोई परिचित नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 15-20 दिन बीतते हैं, सारा शहर अब उसे परिचित हो जाता है। कई सारे दोस्त बन जाते हैं, कई सारे जान पहचान वाले बन जाते हैं। और अब ये दाजू दाजू ये जो लड़का कहता है अब जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता। पहले अच्छा लगता था जब उनका कोई नहीं था शहर में, लेकिन अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मदन था कि दूसरी टेबल से भी वह दाजू दाजू कहता। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। तो एक दिन गए होटल में, बुलाया, मदन ने कहा मदन इधर आओ। कहा कि आया दाजू। अब दाजू शब्द से जगदीश बाबू के भीतर के जो मध्यम वर्गीय संस्कार, जो अहम था, अभिमान, उसे लगा कि मैं मध्यम वर्गीय, मैं नौकरी करता हूँ, अच्छी सरकारी नौकरी करता हूँ और ये नौकर है और ये नौकर मुझे दाजू दाजू कहता है। सबके सामने मेरी इज्जत क्या है, क्या रह जाएगी? तो अपनेपन की जो पतली डोरी होती है वह एकदम पतली होती है और अहम जो है, अभिमान, उसके आगे अपनापन जो है वह टिक नहीं पाता। पहले कोई नहीं था तो उन्हें ये दाजू दाजू कहता है तो अच्छा लगता है। अब उसका सारा शहर जान पहचान वाला हो जाता है, सारे मित्र बन जाते हैं बहुत सारे। तो अब उन्हें उसके मध्यम वर्गीय परिवार के जो संस्कार है वह जागरूक हो जाते हैं, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि मैं नौकरी करता हूँ सरकारी और ये नौकर है 10 साल का बच्चा और सबके सामने दाजू दाजू कहता है। तो अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। मदन आता है, लेकिन बेचारा मदन तो नादान है, उसे पता नहीं है। कहा आया दाजू। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? उसने कहा कि चाय नहीं चाहिए, लेकिन तुम हर रोज दाजू दाजू कहकर चिल्लाते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? तुम नौकर हो, मैं नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ। किसी की प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत का तुम्हें ख्याल है कि नहीं?
जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया और एकदम उसका चेहरा क्रोध के मारे एकदम लाल हो गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। वह क्या बोल रहे हैं उसे पता नहीं था। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जगदीश बाबू ने मदन को प्रेस्टीज ये शब्द, तो उसको ये भी पता नहीं चला कि ये तो अनपढ़ है, ये प्रेस्टीज का अर्थ समझेगा या नहीं, लेकिन मदन जो है बिना समझाए सब समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी, बहुत ही आघात लगता है उसे। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। तो वह मैनेजर के पास जाता है, कहता है कि मेरे सिर में आज दर्द है। छुट्टी लेकर वह अपनी कोठरी में जाता है और सिसकियां वह भरने लगता है, वह रोने लगता है। तो अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर वह आया था और ऐसी परिस्थिति में जगदीश बाबू के प्रति ये जो आत्मीयता प्रदर्शन, वह जो अपनापन था, वह स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के अंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। तो आज पहली बार उसे बहुत ही आघात लगता है। उसे लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठा था, बाबा की बाहों में मैं बैठा था, छोटी बड़ी बहन जो है दीदी, उसके आंचल की छाया में मैं बैठा था और वहाँ से किसी ने ज़बरदस्ती जो है वह खींच लिया हो। आज ऐसा अनुभव उसे होता है, मतलब बहुत ही दुख होता है उसे। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मनुष्य के भीतर दुख होता है, वेदना होती है, और वेदना बाहर वह निकाल देता है। किसके माध्यम से? आँखों के माध्यम से। आँखों से, आंसुओं के माध्यम से अंदर की पीड़ा, अंदर की व्यथा, अंदर का दुख वह निकाल देता है। और जब अंदर की पीड़ा या अंदर की व्यथा, अंदर का दुख व्यक्ति जब आंसुओं के द्वारा वह निकाल देता है, वह रो लेता है, और उसके बाद जो वह निर्णय करता है वह उसका निर्णय अडिग होता है। मदन पूर्ववत काम पर करने लगा। दूसरे दिन वह नियमित काम पर लग जाता है। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब दूसरे दिन पहले की तरह जो है जगदीश बाबू भी कैफे में जाते हैं। रास्ते में उसका सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला जो है बचपन का हेमंत नाम का युवक, वह उसे मिल जाता है। दोनों वह जाते हैं। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। तो जैसे ही कैफे में जाते हैं, जगदीश बाबू ने बुलाया इशारा करके, तो जगदीश बाबू को लगा कि ये मदन जो है उससे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। हर रोज जब जगदीश बाबू आते तो वह तुरंत ही चिल्लाता, जय हिंद दाज्यू, लेकिन आज वह उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। जब दूसरी बार जगदीश बाबू ने बुलाया तो मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाज्यू कहा। आज उसके चेहरे पर वह हंसी नहीं थी जो हर रोज होती रहती थी। क्या लाऊं दाज्यू, ये भी उसने नहीं कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। तो जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि 2 चाय और 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। तो लाया दाज्यू उसने नहीं कहा, उसने कहा लाया साहब कहकर वह चला गया, मानो दोनों अनजान हो, दोनों अपरिचित हो, दोनों जानते ही न हो। इस तरह का व्यवहार वह करता है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। तो हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा कि शायद पहाड़िया है, पहाड़ी इलाके का लगता है, पहाड़ से आया है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। तो जगदीश बाबू ने भी ऐसे ही कहा कि हाँ, और फिर जो है बातचीत का विषय बदल दिया, दूसरी बातों पर लग गए। मदन चाय ले आया था। चाय लेकर आता है मदन। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, मानो वह एहसान कर रहा हो ऐसे पूछा। हेमंत ने, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। थोड़ी देर कोई कुछ बोलता नहीं। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना,
फिर दाज्यू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। तो मदन को ये याद आता है पुरानी बातें। एक दिन जगदीश बाबू आए थे, उन्होंने पूछा था क्या नाम है तुम्हारा, फिर दाज्यू दाज्यू कहकर हर रोज़, और एक दिन अचानक जो है जगदीश बाबू ने इस तरह से व्यवहार किया। ये सारी बातें याद आ गई। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जगदीश बाबू ने शर्माते हुए पूछा, उठा, अपनी आंखें उठाई तो उन्हें लगा कि अभी जो है वह टूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? तो हेमंत ने आग्रह किया, क्या नाम है तुम्हारा? बोई कहते हैं साहब मुझे। अब वो नाम अपना नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि एक बार ऐसे ही जगदीश बाबू ने, तो उसने कहा बोई, मुझे सब यहाँ बोई कहते हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। जरा सा उत्तर देकर वह वहाँ से चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो आवेश में वह आ जाता है, क्रोध में, तो उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और भी अधिक सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है, मैंने आपको बता दिया था कि बाल मानस पर ये जो आघात लगता है, तो उसका ये वर्णन यहाँ पर शेखर जोशी ने इस कहानी में जो है वह किया है। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। अगले पीरियड में आगे का जो है वह हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।